So we have seen the other approaches to the study of public administration. Now we will study अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, क्या है, उसका रोल कितना है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सब देखेंगे। सो public administration became essential segment of modern society and it regulates every activities of individuals from home to tomb। देखिए फ्रेज है होम टू टोम, मतलब कि इंडिविजुअल के जो हर एक एक्टिविटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रेगुलेट करता है और एक मॉडर्न सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन चुका है और ये हर एक जगह है हमारा इन्वॉल्व, इसका इन्वॉल्वमेंट। देखिए इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंस में तो ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं, बट सिग्निफिकेंस से डिफरेंट जो कि थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मतलब एक ओपिनियन लिखा कि उसके इम्पोर्टेंस को, तो बेसिकली वही पूछता है एमसीक्यू में। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंट स्कॉलर्स ने सिग्निफिकेंस के रेफरेंस में क्या बोला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इंपॉर्टेंस दिया है। सो व्यू ऑफ स्कॉलर्स। सो फर्स्ट व्यू है हमारा W.B. डोनहम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है सिग्निफिकेंस के रिलेटेड। सो रिमेंबर, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है W.B. डोनहम का, ये मैक्स आता ही है। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ और ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रेकडाउन से हमारा सिविलाइजेशन फेल्स होता है, मतलब कि एक कहीं ना कहीं हमारे जो सिविलाइजेशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। सो लाइकवाइज लेट्स सी व्हाट रामसे म्यूर, while government may comes and go, minister may rise and falls, the administration of country goes on forever. So he said that while any particular government may come and go and the ministers of that particular government rise and falls, but our administration of country goes always same, हमेशा हमारे साथ रहता है। बेसिकली इसमें स्टेटमेंट ध्यान करना है कौन से स्कॉलर ने क्या स्टेटमेंट बोला है। सो नेक्स्ट, हेनरी फेल, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस इज यूनिवर्सल। हेनरी फेल ने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो यूनिवर्सल होता है, उसका इंपॉर्टेंस बताया कि उसके इंपॉर्टेंस हर जगह यूनिवर्सल अप्लाई होता है। एंड लाइकवाइज ऑर्डवे टिड, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट। देखिए जिसने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा मोरल एक्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमारे एक मोरल एजेंट है। एंड पॉल एच एप्पल भाई क्या बोले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो कि इन्होंने बताया कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट का बेसिस होता है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इसमें जो स्टेटमेंट है उसको याद कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। तो एक बार देख लेते हैं। हर्बर्ट फाइनर, एच फाइनर ने क्या बोला है, द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव हार्डली अ गैप। बेसिकली इनके कहने का मतलब स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब हमारा गवर्नमेंट से है कि एडमिनिस्ट्रेशन से है, कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवेयर है, कहीं गैप नहीं छुटा है, बट लीव हार्डली गैप। सो बेसिकली जो और सारे बहुत से और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस सिग्निफिकेंस को लेकर स्टेटमेंट दिया है, आप एक बार एम लक्ष्मीकांत के गो थ्रू जाइए। बाकी जो एग्जाम पॉइंट से है, जो मैक्स प्रोबेबली चांस से आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब उसको याद कर लीजिएगा। एंड लेट्स सी डायमेंशन ऑफ रोल। डायमेंशन ऑफ रोल ये भी एक सिग्निफिकेंस ही बताएंगे कि क्या क्या डायमेंशन है रोल के हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सो लेट्स सी, इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। हेनरी फेल ने भी ऐसा बोला है कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिस ऑफ गवर्नमेंट का है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग लॉ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल। देखिए जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए हमारी कोई भी सोसाइटी में आजकल कोई भी हमारा सोशल चेंज ला रहे हैं, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रहे हैं, कोई भी पॉलिसी अब फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू पीपुल, एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ। देखिए सेम वही है जैसे हमारा, देखिए सोसाइटी में कोई भी एजुकेशन प्लान आ रहा है, एजुकेशन का स्कीम आ रहा है, हेल्थ स्कीम आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल स्कीम आ रहे हैं, तो उसमें हमारा
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक की रोल इम्पोर्टेंट करता है। तो हमारा एक स्टेट स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स। देखिए हमारे जो सोसाइटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स सिग्निफिकेंस को बता रहे हैं। सो सिग्निफिकेंस से रिलेटेड हमारे गेराल्ड कैडन जी हैं। गेराल्ड कैडन इन हिज पॉपुलर बुक द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट, उन्होंने एक अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखी, उसका नाम है द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ से बातें इन्यूमरेट हुए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है। सो लेट्स सी, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, वही जो भी बताया। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज। देखिए हमारा जो कमर्शियल सर्विसेज हैं लार्ज स्केल में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके मैनेजमेंट में भी की रोल इन्वॉल्व करता है। और एक हमारा एक स्टेबलाइजिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। एंड हमारी जो पॉलिटी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी प्रिजर्व करता है। एंड इंश्योर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए हमारी सोसाइटीज़ में बहुत वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए स्कीम्स, उनके अगेंस्ट कोई मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। ये पॉइंट बेसिकली याद रखिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें राइट है। मैक्सिमम ऐसे ही पूछता है कि राइट एंड रॉन्ग करके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसमें से वही कॉमन चीज़ है कि इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स को जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है, और कोई भी पब्लिक ओपिनियन हो उसका फॉर्मेशन किया जाता है। हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उनके प्रोटेक्शन करता है। तो सारा हमारा एक कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की रोल प्ले कर रहा है, तब जाके सब चीज़ें हो रही हैं। जो हमारे सोसाइटीज़ में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, एंड हमारे कमर्शियल सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं लार्ज स्केल पे, उनका मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सारा कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की रोल प्ले कर रहा है। सो कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो है, बट जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ हम कहेंगे कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहाँ आप कहेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इनमें देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑपरेट इन गवर्नमेंट सेक्टर, एंड वेयर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट इन प्राइवेट। और जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटो क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड होता है, वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक ओरिएंटेड होता है। सो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़, एंड आल्सो रीड कौन कौन से स्कॉलर्स ने डिफरेंस दिया है और कौन कौन से स्कॉलर ने सिमिलरिटीज़ बताया है। बेसिकली एमसीक्यू में पूछते हैं कि 2-3 स्कॉलर्स दे देंगे, उसमें बोलेंगे, पूछ लेगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस कौन कौन से स्कॉलर ने किया है। तो लेट्स सी डिफरेंसेस। देखिए जो डिफरेंस है गिवन बाई पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफरेंस गिवन बाई पीएच एप्पलबाई, सर जोसिया स्टैम, हर्बर्ट ए साइमन, पीटर ड्रेकर। Here are 4 scholars who give the differences in public and private administration. So remember, P.H. Appleby, Sir Josiah Stamp, Herbert A. Simon, Peter Drucker. And let's see the मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या उन्होंने मतलब बताया कि कैसे कैसे डिफरेंस है दोनों में, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सो P.H. Appleby ने बताया कि पॉलिटिकल डायरेक्शन कैसा है उसका, उसमें डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट में। देखिए हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकली कंट्रोल होता है, तो ये, और हमारा जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो इसलिए इन्होंने जो P.H. एप्पलबाई ने बोला कि पॉलिटिकल डायरेक्शन के हिसाब से हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ब्रीथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन। So private administration cannot claim the breadth of scope, impact and consideration of the public administration. In the word of P.H. Appleby, the organized government impinges upon
and is affected by practically everything that exists or move in our society. It involves policies and actions of immense complexity. Its fullest possible understanding requires the wisdom of the anthropologist. एंड नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखिए हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है वहाँ पे, और हमारा वहीं वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पब्लिक अकाउंट नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट मतलब कि रिस्पॉन्सिव होता है, हमारे पब्लिक को जो सिटीजन है उसके रिस्पॉन्सिव होता है, उसको जवाब देता है वो क्या कर रहा है, उसको वो उससे सारे मतलब वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल होते हैं। और वही हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, वो इससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से फ्री होता है। जो हमारा देखिए जैसे कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करेगा तो वहाँ पे उसके प्रेस होगा, मीडिया होगा, पॉलिटिकल ग्रुप होंगे, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, तो उनको सारे को जवाब देना होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तो एक काम सोच बीच के करेगा, कुछ गड़बड़ ना हो। वहीं हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उससे सबसे मतलब नहीं, वो अपने बस केवल इकोनॉमी जनरेशन से, अपना कैपिटल बढ़ाने के हिसाब मोटिव से काम करेगा, ना कि वो किसी सिटीजन को या इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं सर जोसिया स्टैम्प ने क्या बोला है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी में ये दोनों डिफरेंस है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी कंसिस्टेंट इन इट्स ट्रीटमेंट। इन अदर वर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट इज द वॉच वर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट एक्ट एज अ it act and decision are regulated by uniform law rules and regulation can practice professionally treatment। देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है, देखिए हमारा जो कि इसका कहने के तात्पर्य है कि जैसे कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन है सभी जगह सेम रहेगा। ऐसा ना हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स है, अदर्स में वो रूल अलग हो जाए। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी सेम होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो हाँ मतलब लोकेशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशन होते हैं सभी जगह के। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए इसमें बताया कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सटर्नली होता है। अगर कोई भी जैसे मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल का क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कहीं उसका नोडल होगा, वो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, वहाँ से कंट्रोल होगा मतलब फाइनेंशियली। और कहीं वही जो हमारा कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहीं पे अपना इनकम जनरेट करेगा, उसका जो फाइनेंशियल कंट्रोल होगा वहीं से होगा, एक्सटर्नली नहीं होता। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पब्लिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल होगा, वेयर प्राइवेट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। ये जो मैं बताया, जो भी अगर देखिए हमारा जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका मेन पर्पज़ होगा सर्विस प्रोवाइड होगा, और हमारा जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इकोनॉमिक जनरेशन पर करेगा, उसका कैसे इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट किया जाए। एंड नेक्स्ट देखिए हर्बर्ट साइमन ने क्या क्या डिफरेंसेस दिए उसको देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक नेचर होता है हमारा, जो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ब्यूरोक्रेटिक नेचर होता है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बिजनेस लाइक होता है। एंड जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा पॉलिटिकल होगा, वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल होंगे, पॉलिटिकल का इंपॉर्टेंस होगा। और जो हमारा प्राइवेट होगा वो नॉन पॉलिटिकल होगा, वो अपने बिजनेसमैन में इन्वॉल्व करेगा, ऐसा कोई उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए रेड टेपिज्म होगा। रेड टेप का मतलब होता है डिले होना, डिले। जैसे हमारा कोई भी देखिए जो फाइल्स होते हैं ना, ये हमारा देखे होंगे आपने सरकारी दफ्तरों में, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये फाइल्स होते हैं, तो उसमें एक रेड टेप से बाधा होता है, रेड टेप से ऐसे करके बांध दिया गया होता है। उसी रेड टेप को इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिले होते हैं, इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो कोई एक काम है तो बहुत डिले हो जाता है, तो इसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं। वही हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म से होता है। बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है। और पीटर ड्रकर ने क्या दिया है देखिए, सर्विस इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारा, देखिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्विस इंस्टीट्यूशन होता है, और वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंस्टीट्यूशन होता है। और हमारे जो दोनों इंस्टीट्यूशन है, सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशन, दोनों अलग अलग होंगे अपने पर्पज़ में, वैल्यू में, ऑब्जेक्टिव में। हमारा देखिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पज़ होगा सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करना, सोसाइटी के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए
करना, उनके सब वैल्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। वहीं हमारा बिजनेस इंस्टीट्यूशन का क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव? उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा अपना कैपिटल कैसे गेन करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे इकोनॉमी अपना गेन करना है, ये सब रहेगा। सो आई होप पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ कौन कौन से दिए, ये याद करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि देखिए हमने तो देख लिया कि डिफरेंसेस दिए हैं P.H. एप्पलबाई, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट एच साइमन एंड पीटर डकर। और सिमिलरिटी कौन कौन दिया है ये देखिए, यहाँ पे 3 स्कॉलर हैं, हेनरी फेवल, लिंडल उर्विक एंड MP फॉलेट। ये 3 स्कॉलर्स ने सिमिलरिटीज़ दिया है। So similarities given by the Henry Fowell, Lyndall Urwick, MP Follett. Must remember in your examination directly question asked. Likewise given for other scholars name and ask which scholar gave the similarity between private and public administration. So remember Henry Fowell, Lyndall Urwick, MP Follett gave the similarities between private administration and public administration. What are the topics and sense in which they give the similarity? Managerial techniques and skills. They told that managerial techniques and skill is same in public administration and private administration. And principle of hierarchy exists in private administration as well as public administration. So I hope now difference between public administration and private administration and similarities between these two are clear. Move to next topic, evolution of public administration. इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर हम एज ए इसको डिसिप्लिन देखते हैं, एज ए डिसिप्लिन देखते हैं तो ये 1887 में जो हमारे वुड्रो विल्सन के ऐसे था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद से हुआ इन 1887 में। बट उसको एज ए प्रोसेस देखते हैं तो हमारा एज ओल्ड एज आवर सिविलाइजेशन, मतलब कि जब से हमारा सिविलाइजेशन हुआ है हमारे तब से एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एवरीवेयर है। तो बट हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं कि कैसे कैसे एज ए डिसिप्लिन यहाँ पे इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन एज ए डिसिप्लिन कैसे कैसे हुआ, कितने स्टेजेस में हुए। सो लेट्स सी द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन। सो देखिए देर आर 6 स्टेजेस हियर, सो गो थ्रू वन बाय वन। स्टेज 1 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, पीरियड 1887 to 1926। रिमेंबर ऑल दिस थिंग, take a screenshot and remember these directly ask in your UGC NET exam। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, अभी हम जस्ट इतना कर लीजिए, फिर अभी गो थ्रू डिटेल में जाएंगे। अभी जस्ट एक ओरिएंटेशन कर रहा हूँ कि कितने स्टेजेस हैं और इसके क्या टर्म्स है, उसमें क्या हुआ है। सो स्टेज फर्स्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, पीरियड 1887 to 1926। एंड स्टेज सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पीरियड 1927 to 1936। स्टेज थर्ड era of challenges, that is from 1938 to 1947। स्टेज फोर्थ crisis of identity, period 1948 to 1970। स्टेज फाइव public policy perspective, 1971 to 1990। and स्टेज सिक्स new public management, NPM, new public management, period 1971 to continue। So after Nicholas Henry have described the 5 paradigm, later on one more added। Firstly he gave the 5 paradigm in the evolution of the public administration। So let's see the paradigm 1, politics administration dichotomy, their period 1990 to 1926। paradigm 2 the principle of administration from 1922 to 1937। and paradigm 3 public administration as a political science, public administration as a pol science, that is from 1950 to 1970। and paradigm 4 public administration as administrative science, period 1956 to 1970। paradigm 5 public administration as a public administration, 1970 to present। एंड पैराडिग्म लेटर एडेड, जो एम लक्ष्मीकांत का सेकेंड एडिशन है उसमें पैराडिग्म 6 भी आ गया है। तो जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 5 पैराडिग्म बताए गए हैं। सो लेट्स सी पैराडिग्म 6 गवर्नेंस 1990 टू प्रेजेंट। आफ्टर दैट रॉबर्ट टी गोलोमस्की नोटेड 4 phases,
देखिए ये याद रखिएगा कि जो कि हमारा निकोलस हेनरी ने कितने फेजेस दिए पैराडिग्म, एंड रॉबर्ट टी गोलम्बस्की ने 4 फेजेस दिए। लेट्स सी व्हाट ऑल दिस। फेज 1 एनालिटिकल पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फेज 2 कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फेज 3 ए साइंस ऑफ मैनेजमेंट, फेज 4 पब्लिक पॉलिसी अप्रोचेज। बेसिकली इसको आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, इसको ऐसे जैसे लिखा है वैसे याद कर लीजिएगा, ऐसा ही पूछता है। अब हम स्टेज एक एक स्टेज को ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे कि किस स्टेज में क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या स्टडीज हुआ, क्या उसके बेसिक थेम्स थे, क्या मोटिव्स थे। लेट्स सी वन बाय वन। सो नाउ स्टेज 1 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, दैट इज फ्रॉम 1870 टू 1926। बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन, जो देखिए इस स्टेज में मैंने पॉइंट वाइज दिए हैं कि इस स्टेज में क्या क्या हुए हैं, क्या क्या बुक्स लिखे गए हैं, बेसिकली क्या थीम्स थे। सो आई विल गो वन बाय वन। बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। देखिए जो स्टेज 1 था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बिगिनिंग था। सो बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन एंड बेसिक थीम, इस स्टेज का बेसिक थीम क्या था? सिपरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए इसका यही मतलब है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी मीन्स अलग अलग करना, जो कि इस स्टेज का यही बेसिक थीम है। बेसिक थीम सिपरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। दिस स्टेज बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ वुड्रो विल्सन्स एसे। मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर। This stage began with the publication of Woodrow Wilson's essay, The Study of Administration, in the Political Science Quarterly, published in 1887. Remember, Woodrow Wilson essay, The Study of Administration, published in Political Science Quarterly in 1887. Must remember. And also, Wilson is regarded as the father of public administration. ये तो आप लोग को पता ही है अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता कौन है? विल्सन इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन और नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए बेसिकली इसमें सब बताया गया, इसमें सिपरेशन, स्टेज का नाम ही है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी, मतलब इसमें सिपरेट किया गया है, जो कि हमारा देखिए मदर तो पॉलिटिकल साइंस होगा, बट उसमें से हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिपरेट किया गया है। तो इसलिए इन्होंने विल्सन जी ने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, और जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये फील्ड ऑफ बिजनेस है। विल्सन बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। इन्होंने बताया कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक एज अ साइंस है। एंड हिज बेसिक आर्गूमेंट वाज दैट इट इज गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज टू फ्रेम वन। देखिए इन्होंने जो बताया कि जो इसका इस स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से, इट इज़ गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज़ टू फ्रेम वन। इन्होंने बताया कि जिससे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है उससे कहीं गुना ज़्यादा हार्डर है उसको रन करना, उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, जो कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एंड नेक्स्ट, देयर शुड बी अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच शुड देखिए क्या क्या करता है, ये बताया ना कि इनका जो आर्गूमेंट उन्होंने बताया कि साइंस है। टू स्ट्रेंथ द पाथ ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या करता है? टू स्ट्रेंथ द पाथ ऑफ गवर्नमेंट, टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक, टू स्ट्रेंथ एंड प्यूरिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट देखिए सब इसी फर्स्ट स्टेज के सारे कहानी है। द विल्सोनियन लाइन ऑफ थॉट वाज फर्दर कंटिन्यूड बाय द फ्रैंक जे गुडनाउ इन हिज बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1990। मस्ट रिमेंबर पॉलिटिक्स, फ्रैंक जे गुडनाउ बुक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में जो कि पब्लिश हुआ था। तो देखिए जो फ्रैंक इनके जो वुड्रो विल्सन के लाइन ऑफ थॉट थे उनके हिसाब पे हमारे फ्रैंक जे गुडनाउ ने कंटिन्यू किया, और इसका हमें जो सापेक्ष मिलता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1900 में पब्लिश हुआ था। एंड फ्रैंक जे गुडनाउ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारे हमने हाईलाइट किया उस पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हमारे वुड्रो विल्सन हो गया, बट वही पूछेगा कि फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन फ्रैंक जे गुडनाउ।
एंड इन 1926 एल डी वाइट्स इंट्रोडक्शन टू द एल डी वाइट्स, देखिए बेसिकली बुक है एल डी वाइट के, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पब्लिश्ड, ये हुआ था 1926 में, वॉज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो एल डी वाइट थे, उन्होंने एक बुक लिखा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कितने में, 1926 में, जो कि पहला टेक्स्ट बुक हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला टेक्स्ट बुक हुआ। ऐसे तो वुडरो विल्सन ने लिख दिया था 1887 में, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में ऐसे था वो, बट जो टेक्स्ट बुक, पहला टेक्स्ट बुक था एल डी वाइट जी ने 1926 में दिया। ये देखिए इस बार का हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 25 में आया था क्वेश्चन, इसमें बेसिकली डेट पूछा था। सो अब देखिए बेसिकली इस स्टेज का ये आता था कि इसमें पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट कैसे, क्या क्या उसमें इवोल्यूशन हुए, जैसे हमारा वुडरो विल्सन का ऐसे लिखे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन एल डी वाइट के बुक आया द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फ्रेंच जे गुडनाउ का बुक आया, इसमें लिखा गया 1900 में, बेसिकली यही सब है। एंड लेट्स सी इन स्टेज सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, देखिए अब ये हमारा डिसिप्लिन वहाँ पे अलग हो चुका है, वो एज ए डिसिप्लिन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से अलग हो गया। अब इसके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थे उसके प्रिंसिपल अब आएंगे, क्या क्या प्रिंसिपल उसमें हुए, बेसिकली इस स्टेज का यही थीम है। सो लेट्स सी, स्कॉलर्स बिलीव देर आर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब इसमें अब स्कॉलर के थोड़े थोड़े रिसर्च बढ़े, थोड़े थोड़े स्कोप बढ़े, तो उसमें स्कॉलर्स ने बताया कि जो हमारे देर आर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एंड दिस स्टेज बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ W.F. बिलोवी। देखिए जो स्टेज में इस स्टेज का बिगेन कहाँ से हुआ, W.F. बिलोवी का प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलोवी की बुक है भाई, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल पूछ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो वुडरो विल्सन होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। W.F. बिलोवी द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से हुआ, इसमें सेकेंड फेज में हुआ है। एंड दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन रीच्ड इट्स जेनिथ विद द पब्लिकेशन ऑफ गुलिक एंड उर्विक्स पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। रिमेंबर जो लुथर गुलिक एंड उर्विक थे, लिंडल उर्विक, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में पब्लिश्ड हुआ। देखिए इस बुक के पब्लिकेशन के बाद जो स्टेज सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने जेनिस पे पहुंच गया, बहुत ही ज़्यादा इसका इवोल्यूशन हुआ इस स्टेज में। सो मस्ट रिमेंबर ए बुक्स, इसमें सारे बेसिकली देखना है कौन से बुक किस स्टेज में पब्लिश्ड हुए और उनसे उनका उस इवोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो बेसिकली ये ध्यान रखना है। देखिए हमारा जो स्टेज सेकेंड में उसमें दो बुक हमें यहाँ पे दिए हैं, बिलोवी के बुक से जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927, एंड जो हमारा उर्विक एंड गुलिक के जो बुक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। दिस स्टेज आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। MCQ, स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी मस्ट रिमेंबर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेज सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी भी कहा जाता है, मस्ट रिमेंबर। सो कम टू नेक्स्ट स्टेज, स्टेज थर्ड, era of challenges। era of challenges period 1938 to 1947। main theme during this stage was advocacy of ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर अप्रोच। देखिए जो era of challenges थे, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो थे हमारे हिल्टन मायो वगैरह, बेसिकली इसको आगे हम पढ़ेंगे, बट इसमें इस स्टेज के थ्रू माने जाते हैं era of challenges। सो इस स्टेज में क्या क्या हुआ बेसिकली हम देखते हैं। देखिए जो हमारा पहला वाला स्टेज था उसमें क्या था, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया। दूसरे में क्या हुआ कि प्रिंसिपल्स उसमें लिखे गए, उसमें साइंस बताए गए। अब इस स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियर अप्रोचेस आए, जो कि इसका मेन थीम था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए इस स्टेज में क्या बताया गया, अब यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस आ गए, बिहेवियरल अप्रोच आ गए, तो इसमें बताया गया कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं है,
एंड आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी वाज रिजेक्टेड, मस्ट रिमेंबर। देखिए जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन था स्टेज फर्स्ट का, उसको इस स्टेज में रिजेक्ट कर दिया गया उस आइडिया को। एंड आल्सो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी एंड यूनिवर्सल रेलिवेंसी, हेंस दे वर डब्ड एज अ प्रोवर्ब बाय द हर्बर्ट साइमन। देखिए इसको भी जो हमारा स्टेज सेकेंड था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें स्कॉलर ने बताया कि देर आर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो वहाँ पे बोले कि एक साइंस है जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंस है, बट यहाँ स्टेज थर्ड में इराप चैलेंजेस में हर्बर्ट साइमन ने उसे एज अ प्रोवर्ब बताया और उसे रिजेक्ट कर दिया है। देखिए हर्बर्ट साइमन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारा स्टेज सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो क्रिटिक थे वो हर्बर्ट ए साइमन है। ये भी पूछता है, हर्बर्ट ए साइमन जो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवर्ब बताया, बोला कि ये प्रोवर्ब है। एंड साइमन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी एंड रिकमेंडेड एन एम्पिरिकल अप्रोच। उन्होंने एक एम्पिरिकल अप्रोच बताया। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच क्या है उनके, हर्बर्ट साइमन के, बट यहाँ पे बेसिकली ये समझिए। एंड स्टेज फोर्थ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 टू 1970। देखिए यहाँ इस स्टेज में क्या था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर गया, उसको मतलब आइडेंटिटी में क्राइसिस हुए बेसिकली। देखिए जो क्या हुआ इराप चैलेंजेस में स्टेज जो फर्स्ट था एंड स्टेज सेकेंड था, पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुए, क्रिटिसाइज हुए। तो इस क्रिटिसाइज होने से क्या हुआ, जो हमारे स्कॉलर्स थे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स थे, कुछ तो अपने मदर डिसिप्लिन में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, फिर वापस जो आए थे स्टडी करने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च कर रहे थे, वो अपने मदर डिसिप्लिन में पॉलिटिक्स में चले गए। और कुछ बच्चे तो कुछ ने फिर से अपने नए नए रूल्स लाए, नए नए थेसिस लिखे, तो इसमें थोड़ा बहुत रिवोल्यूशन हुआ। इसीलिए इस स्टेज को बोला गया है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना खुद की आइडेंटिटी लॉस कर गया था, जो कि 1948 से 1970 का पीरियड रहा। देखिए वेरियस डेवलपमेंट टू प्लेस, देखिए अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, इसमें भी वेरियस डेवलपमेंट हुए, बट वो हमारा जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रेडिशनल था, उसमें कुछ चेंजेस हुए और उसमें कुछ और नाम दिए। तो उसमें देखते हैं क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस। देखिए न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस का इसमें राइज हुआ, जो कि एडवोकेटेड बाई क्रिस एडगरिस, डगलस मैकग्रेगर्स। एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी हुआ इसमें, जो कि हम पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एंड इकोलॉजिकल अप्रोचेस सारा देखिए किस स्टेज फोर्थ में सारे जो हमने पढ़ रखे हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच, डेवलपमेंट अप्रोच, एंड अभी ये बचा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम बाद में कवर करेंगे। ये सब हमारा स्टेज फोर्थ में क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी में इस सब पे एरोज हुए हैं सारे कंसेप्ट। एडोक्रेसी ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच बाय विंसेंट ऑस्टोर्न। एंड कम टू स्टेज 5 पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव स्टेज 5, that is 1971 from 1990s। सो मेन थीम ऑफ दिस स्टेज पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस होना चाहिए। एंड ड्यूट वाल्डो कंक्लूडेड दैट separation and between politics and administration had become an outworn credo। देखिए याद रखिएगा आउटवर्ड क्रीडो हुआ है इसमें, मतलब कि बेसिकली इस स्टेज 5 में था पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आया। एंड स्टेज 6 that is last stage न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, that is from 1991 to continue present। बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ द लेटेस्ट पैराडिग्म। देखिए जो NPM है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये लेटेस्ट पैराडिग्म है, जो कि स्टेज 6 के अंतर्गत है, इवोल्यूशन हुआ उसका। गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन कैटलाइजिंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी सेक्टर्स इनटू एक्शंस। देखिए गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट, इसमें क्या हुआ बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हुआ, हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स थे एंड प्राइवेट सेक्टर थे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें इनको जोड़ दिया गया। द गवर्नमेंट शुड इंगेज इटसेल्फ इन स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग। देखिए इसमें गवर्नमेंट अपने आप को भी इन्वॉल्व किया सारे स्कीम पॉलिसी फॉर्मेशन में। देखिए हमारा अब स्टेजेस कंप्लीट हुए, अब देखते हैं जो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ और कहाँ क्या हुआ। सो लेट्स सी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो इन 1930, देखिए 1930 में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी था, लखनऊ यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव इंक्लूडेड अ फुल कंपल्सरी पेपर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एमए पॉलिटिकल साइंस। देखिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी था वो 1930 में जो एमए पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में जो उसमें एमए कर रहा होगा पॉलिटिकल साइंस से, उसमें एक कंपलसरी पेपर डाल दिया, ओनली पेपर डाला। जैसे होता है ना कोई भी एमए कर रहा है तो उसमें एमए में पॉलिटिकल साइंस के 3 या 4 बुक हो, कुछ भी हो, तो उसमें एक बुक होगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। सो 1930 में हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एंड इन 1937 मद्रास यूनिवर्सिटी बिकम फर्स्ट टू स्टार्टेड डिप्लोमा कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो इन 1937 मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपना पहला डिप्लोमा कोर्स शुरू किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड इन 1949 टू 1950 नागपुर यूनिवर्सिटी बिकेम फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टेबलाइज अ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए जो ये पहला नागपुर यूनिवर्सिटी 1949 से 1950 में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बना कि जो कि फुल फ्लेज एक अलग से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट बना। और उस डिपार्टमेंट के जो हेड थे, एचओडी थे, वो हमारे डॉक्टर एमपी शर्मा, जो कि फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थे, वो उस डिपार्टमेंट को हेड किए थे। एंड इन 1954 द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA was established in New Delhi on the recommendation of PH Appleby report on public administration in 1953। देखिए हमारा जो IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1954 में स्टेबलाइज हुआ, जो कि जो PH Appleby आए थे अपने रिपोर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने, स्टडी करने, मतलब उसके क्या क्या कमियाँ उसमें उन्होंने बेसिकली स्टडीज़ किया और रिकमेंडेशन दिए थे। वो कब हुआ था? 1953 में। एंड 1987 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, इस बार यूजीसी ने दिसंबर 25 में आया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था किस ईयर में यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बना। तो इन 1987 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस फुल्ली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी, मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में। ये है हमारा एमसीक्यू यूजीसी नेट दिसंबर 25, ये हमारे जिसमें मैं अपीयर हुआ था उसमें आया था और हमने सही करके आया था। सो अब हमने देख लिया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन इंडिया में कैसे कैसे हुआ, कब कब कहाँ कहाँ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सारे डेट को और कब कहाँ हुआ याद रखिएगा। सो इस टॉपिक को में हमने कवर कर लिया है इवोल्यूशन इंडिया तक के, और नेक्स्ट बचे हुए जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।